नमस्कार, मैं हूं नेहा श्रीवास्तव। सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का शीतकालीन सत्र को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। एमपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 से लेकर 21 दिसंबर तक चलेगा। बताया जा रहा है कि सत्र के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। दिल्ली से ही अंतिम मुहर लगेगी। वहीं मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे शामिल हो सकते हैं। कुछ नामों को लेकर पार्टी में मंथन चल रहा है। इधर कांग्रेस की बात करें तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष चुनने की कवायद में जुट गए हैं। वहीं विधायक दल की बैठक में एक लाइन का प्रस्ताव पास कर दिया गया है। कांग्रेस विधायकों ने आपसी सहमति से नेता प्रतिपक्ष का फैसला आलाकमान पर छोड़ दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 से लेकर 21 दिसंबर तक चलेगा और माना यह भी जा रहा है कि विधानसभा सत्र के बाद ही कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में इस विषय को लाया है। उन्होंने कहा है कि 19, 20 और 21 को विधानसभा का सत्र रखा जाए। उसमें प्रोटेम स्पीकर पहले और फिर शपथ ग्रहण और अभिभाषण सब कुछ विधिवत वैसे ही होना है। कुछ अनुपूरक बजट भी लाया जाएगा। आवश्यकताएं हैं। एक्चुअली जो पूरा कल मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा विषय किया कि पूरे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास, जिसकी घोषणा भी पूर्व से भाजपा की थी, जिसका संघर्ष भाजपा ने सड़क पर किया था, उसमें गरीबों ने साथ दिया था, तो सबसे पहला काम तो वही करना था। तो 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए गए। अब इसके लिए बड़ी धनराशि की आवश्यकता है, तो सर्वप्रथम तो अनुपूरक बजट की आवश्यकता है। इसके सिवा आगे कुछ और योजनाएं जो हैं, जिसको शीघ्र ही अगली कैबिनेट में निर्णय किया जाएगा, उसके लिए भी अनुपूरक बजट की आवश्यकता है। इधर मध्य प्रदेश के नए सीएम डॉक्टर मोहन यादव कार्यभार संभालने के साथ ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने जनहित में कई कड़े फैसले भी ले लिए हैं, जिसके बाद उनकी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव पद संभालते ही एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने आदतन अपराधियों से लेकर मांस की दुकानों को नियमों में बांधने जैसे कई बोल्ड डिसीजंस लिए, जिसके चलते उन्हें सरकार ने जेड+ सिक्योरिटी मुहैया कराई है। ऐसे में सीएम मोहन यादव की सिक्योरिटी और चाक चौबंद हो गई है। 24 घंटे साथ रहेंगे एनएसजी कमांडो। 2 एसपी के साथ 2 एडिशनल एसपी रहेंगे मौजूद। 4 डीएसपी भी होंगे टीम का हिस्सा। राज्य पुलिस के जवान भी रहेंगे मौजूद। काफिले में रहेंगी 18 गाड़ियां। एक बुलेट प्रूफ कार भी रहेगी। मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद से ही डॉक्टर मोहन यादव ने एक साथ कई अहम फैसले किए। इसमें खुले में मांस और मटन की बिक्री बंद करने का आदेश, आदतन अपराधियों पर नकेल कसने की तैयारी के साथ लाउड स्पीकर के अनियंत्रित इस्तेमाल को लेकर भी दिशा निर्देश जारी किए थे। ऐसे में सीएम मोहन यादव को जेड+ सिक्योरिटी देना अपने आप में संकेत है कि उनके इरादे बेहद बोल्ड होने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। इधर मध्य प्रदेश सरकार ने धार्मिक स्थलों से ध्वनि विस्तारक यंत्रों को हटाए जाने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसका असर अब देखने को भी मिल रहा है। इसे लेकर ग्वालियर के सिसौद गांव के लोगों ने बेहतर पहल की है। गांव के लोगों ने धार्मिक एकता का संदेश देते हुए मंदिर और मस्जिद के बाहर लगे लाउडस्पीकर को स्वेच्छा से हटा दिया है। दरअसल सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद जिले के पुलिस अफसरों ने बैठक लेकर आम लोगों से अपील की है, जिसके बाद सिसौद गाँव के मुस्लिम भाइयों ने मस्जिद से लाउडस्पीकर को स्वेच्छा से हटाया। वहीं छारी मोहल्ला में शिव मंदिर में लगे लाउडस्पीकर को भी स्वेच्छा से उतारा गया है। ग्रामीणों की इस पहल के लिए एसडीओपी और एसडीएम ने धर्म गुरुओं को शॉल देकर सम्मानित किया। इधर मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में चेहरे को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि ये दिल्ली से ही तय होगा कि मंत्रियों के चयन में केंद्रीय नेतृत्व कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहता है। लेकिन अगर गुजरात फॉर्मूला लागू हुआ तो सीनियर नेताओं की जगह नए चेहरों को मौका मिल सकता है।
जिस तरह से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के चयन में मोदी और शाह ने चौंकाया है, उसी तरह मंत्रिमंडल में नए चेहरों को मौका देकर चौंका सकते हैं। 1 या 2 बार के विधायकों को भी मंत्री बनाया जा सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार में 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर जातीय और क्षेत्रीय संतुलन बनाया जा रहा है। डिप्टी सीएम बने जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल के चयन में भी ब्राह्मण दलित कार्ड खेला गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय होते हैं, एकल निर्णय कभी नहीं होता है। मेरे अपने जीवन का अनुभव है, लंबे समय से भाजपा का कार्यकर्ता हूँ और चाहे गुजरात पैटर्न ले लें, राजस्थान ले लें, छत्तीसगढ़ ले लें, कहीं का भी यदि पैटर्न लेंगे तो जो विधायक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बना है उसको तवज्जो मिलती है, कार्यकर्ता ही मंत्री बनता है। और निश्चित ही मेरा ये मानना है कि चाहे सीनियर और जूनियर, राजनीति में जो संगठन निर्णय करता है उस निर्णय को सब लोग सर्वमान्यता से मानते हैं। विधायक बने 3 पूर्व सांसद राकेश सिंह, राव उदय प्रताप सिंह और रीति पाठक को मंत्रिमंडल में जगह मिलने को लेकर कयास गर्म है। वहीं राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय और पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल मंत्री बनेंगे या नहीं, इसको लेकर सवाल है। जानकारों की माने तो भाजपा ने इन दोनों नेताओं से जूनियर को सीएम और डिप्टी सीएम बना दिया है। ऐसे में दोनों नेता मंत्री बनना पसंद करेंगे, इसकी संभावना नहीं है। सारे जो पुराने चेहरे हैं, जो परंपरागत रूप से मंत्रिमंडल में पिछले 20 साल से हैं, चाहे उमा भारती का मंत्रिमंडल रहा हो, बाबूलाल गौर का रहा हो, शिवराज सिंह चौहान के जो 4 मंत्रिमंडल रहे उनमें भी कई सदस्य रहे, वो भी शायद हो सकता है कि इसमें दिखाई ना पड़े। जहाँ तक सवाल जो उन नेताओं का है जो केंद्र ने विशेष तौर पर मध्य प्रदेश चुनाव लड़ने भेजा था, तो उनकी भी संभावना कम है मंत्रिमंडल में आने, क्योंकि उनकी वरिष्ठता इतनी है कि वो शायद मोहन यादव जी के साथ उनको ना रखें। आइए अब समझते हैं कि मंत्रिमंडल और लोकसभा चुनाव का संबंध। प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें हैं, इसमें से 4 SC और 6 सीटें ST वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जबकि चुनाव में OBC बड़ा फैक्टर रहेगा। इस एंगल को देखें तो डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर भाजपा ने इस बड़े वर्ग को साधने की कोशिश की है। वहीं डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल को बनाकर भी सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश दिखती है। इसी तरह मंत्रिमंडल के गठन में भी क्षेत्र और सामाजिक संतुलन का ख्याल रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी की जा रही है, लेकिन बालाघाट के किसानों में नाराजगी भी है। धान की रेट को लेकर आपको बता दें कि 3100 रुपए प्रति क्विंटल नहीं मिलने से किसान नाराज है और किसानों का कहना है कि सरकार ने जो वादा किया है उसे पूरा करे। में समर्थन मूल्य पर किसानों से धान खरीदी का सिलसिला चालू हो गया है। बालाघाट जिले की बात करें तो यहाँ पर 146 खरीदी केंद्रों पर किसानों से धान खरीदी की जा रही है। हालांकि इस बार चुनावी माहौल था और सरकार ने तमाम प्रकार की घोषणाएं की है और जहां किसानों को 3100 रुपए समर्थन मूल्य रेट देने की बात की जा रही है, पर 3100 का रेट न मिलते हुए 2100 का दाम दिया जा रहा है। क्योंकि क्या स्थिति है, क्यों है नाराजगी, इसको पूरी तरह समझ लेते। कुछ किसान हमारे साथ मौजूद है जो खुरसोड़ी खरीदी केंद्र पर अपनी उपज बेचने आए हुए हैं और किसानों में एक प्रकार की नाराजगी का माहौल देखे जा रहा है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामलाल सरोटे, कृषक। जिस तरह की जानकारी सामने है कि आप लोग किसानों में नाराजगी है, क्यों है नाराजगी, क्या वजह है इसकी? देखो, बीजेपी सरकार ने घोषणा की थी कि मेरी यानी बीजेपी सरकार बैठ जाएगी तो हम 3100 का समर्थन मूल्य धान खरीदेंगे, लेकिन अब तो सरकार भी बैठ गई है और अभी तो 2183 का रेट जो पुराना रेट चल रहा है वही लागू है। तो हम चाह रहे हैं सरकार से कि 3100 का रेट मिले, तो हमें भी लगेगा कि सरकार ने अपनी मांग जो रखे थे वो पूरी कर दी है। किसानों की बात को सबसे पहले रखना चाहिए, क्योंकि किसान अन्नदाता है और किसान के द्वारा ही सरकार चलती है। 1 रुपए किलो जो राशन दिया जाता है वो सब किसान नहीं अगर धान पकाएगा तो कहाँ से दे देंगे ये लोग। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे किसानों का जो समर्थन मूल्य है 3100 रुपए दे, जिससे
किसान जनमानस में जो है खुशी की लहर होगी। इस वक्त जो तस्वीर दिखा रहे थे किसान से जो बात की, ये बालाघाट जिले के खुरसोड़ी केंद्र का था। यहाँ पर किसान अपनी उपज लेकर आए हुए हैं और समर्थन मूल्य पर यहाँ पर किसानों से धान खरीदी का सिलसिला लगातार बना हुआ है। हालांकि बीच में मौसम की बेरुखी देखने को मिली थी, इससे जो कार्य है काफी प्रभावित हुआ था, लेकिन अभी कार्य चालू और किसानों में एक प्रकार से मूल्य को लेकर के नाराजगी देखने को मिल रही है। राहुल टेमरा, NH न्यूज़, बालाघाट। इधर जबलपुर के आर्थिक अन्वेषण ब्यूरो ने यूनियन बैंक के प्रबंधकों पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। मामले की शिकायत अमित श्रीवास्तव ने EOW मुख्यालय में दर्ज कराई थी। अमित श्रीवास्तव ने रेखा ट्रेडिंग कंपनी के प्रॉपर्टी राइटर समेत पदाधिकारियों पर कई योजनाओं के तहत लोगों के नाम से धोखाधड़ी कर अवैध रूप से लाभ कमाने का आरोप लगाया है। जांच में पाया गया है कि रेखा नायक द्वारा जबलपुर और मंडला जिले में आटा मिल लगाने के नाम पर 23.75 लाख का ऋण यूनियन बैंक से लिया गया था, लेकिन दोनों स्थानों पर कोई आटा मिल नहीं मिली है। इसके अलावा लोगों से कागजात लेकर लोन दिलाने के नाम पर भी 25-25 लाख और 10 लाख के लोन स्वीकृति कर बैंकों से धोखाधड़ी की गई है। पुलिस अधीक्षक EOW ने यह भी बताया है कि बैंक ऑफ इंडिया विजयनगर शाखा के तत्कालीन पदाधिकारियों ने मिलकर 6 करोड़ की धोखाधड़ी कर बैंक को आर्थिक क्षति पहुंचाई है। चलिए अगली खबर का रुख कर लेते हैं। बात इंदौर की कर लेते हैं, जहां इंदौर में घर में काम मांगने के बहाने 2 महिलाओं ने लाखों रुपए की जेवरात पर हाथ साफ कर लिया। मामला इंदौर जूनी थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है कि कारोबारी कुकरेजा के घर पहुंचकर 2 महिलाओं ने काम मांगा और घर की महिलाओं ने उन्हें काम दिखाने को कहा। इस दौरान दोनों करीब 10 लाख की जेवरात लेकर फरार हो गई। पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर आरोपी महिलाओं की तलाश करने में जुटी हुई है। दिनांक 13/12/2023 की बात है। मयूर कुकरेजा निवासी सर्वोदय नगर ने थाना जूनी इंदौर पर आकर रिपोर्ट लेकर है कि कल 2 बाइयां आई थी उनके घर पर काम का पूछते हुए कि हमको काम की ज़रूरत है। जो कि उनके घर पर भी काम वाली बाई की ज़रूरत थी। उन्होंने बोला कि ठीक है, आज के दिन काम करके देख लो और अगर सही लगेगा तो हम फिर कंटिन्यू रखेंगे। परिवार घर पर ही खाना खा रहा था। इस बीच में बाइयां साफ सफाई का काम कर रही थी। करीब 10 साढ़े 10 बजे की बात है, 10:30 बजे आई थी। इधर भोपाल जिले में अब मांस मछली के विक्रेता खुले में बिक्री नहीं कर सकेंगे। उन्हें अपनी दुकान में पूरी तरह से साफ सफाई रखना होगी, साथ ही मांस को अपारदर्शी कांच में रखना होगा। बेचने का लाइसेंस होना आवश्यक है। नियमों का पालन नहीं किया गया तो विक्रेताओं पर कार्रवाई भी की जाएगी। कलेक्टर आशीष सिंह ने गुरुवार को मांस विक्रेताओं के साथ बैठकर 7 दिन का मोहलत दिया है। प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के आते कहीं ना कहीं काफी बदलाव जो है वो देखने हमारे, इसी के लिए चर्चा करने के लिए हम आज भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह जी के आए, उनसे चर्चा करेंगे क्या कुछ तमाम चीजें रही हैं। सर, काफी सारे बदलाव जो हैं वो नवागत मुख्यमंत्री आते किए, चाहे मांस मछली की जो जिस प्रकार से खुले में बिक रही थी, उसको लेकर सर भोपाल की क्या तैयारी है प्रशासन की? देखिए, खुले में जो मांस विक्रय किया जाता है, जो पहले के भी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियम हैं और दूसरे हैं, उनके तहत वो चीज़ प्रतिबंधित है और शासन के द्वारा नवीन आदेश इस संबंध में निकाला गया है और कड़ाई से जो निर्देश हैं पुराने उनका पालन करने हेतु निर्देशित किया गया है। इसी दिशा में कल हमारे द्वारा सभी विक्रेताओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई है और निश्चित रूप से जन स्वास्थ्य की दृष्टि से पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के नियमों के हिसाब से और पब्लिक कन्वीनियंस से ये बहुत आवश्यक है कि जहाँ कहीं भी मांस की बिक्री हो रही है तो उसको खुले में न रखा जाए, एक अपारदर्शी कांच लगा के ही किया जाए। ऐसे निर्देश सभी को दिए गए हैं। अगर बात करें तो लाउड स्पीकर को लेकर भी तमाम प्रकार की बातें कही, लाउड स्पीकर हो चाहे डीजे हो या जो मंदिरों या दूसरे धार्मिक स्थलों पर जिस प्रकार साउंड होता है, उसको लेकर के क्या सर क्या तैयारियां हैं सर? देखिए, लाउड स्पीकर से संबंधित भी सुप्रीम कोर्ट की कई सारी गाइडलाइंस हैं और जो ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम है उसकी भी गाइडलाइंस हैं। उन्हीं का हवाला देते हुए जो शासन के द्वारा निर्देश निकाला गया है उस हेतु भी कल सभी धार्मिक प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित करी गई है और जो डेसिबल लेवल फिक्स किया गया है
उसका पालन करने हेतु और जो दूसरे नियम हैं उनकी जानकारी भी दी गई है। तो ये तो भोपाल कलेक्टर आशीष सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि चाहे मांस मछली का हो उसको 7 दिन का समय दिया गया, लाउड स्पीकर को लेकर समय दिया गया, लेकिन आदतन अपराधी हैं या तो वो सुधर जाए, नहीं तो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी करने के दिशा निर्देश जो है वो भोपाल कलेक्टर जारी कर सकते हैं। कैमरा पर्सन नितिन मालवी के साथ प्रदीप तिलारी, 24/7 भोपाल। दीनदयाल रसोई योजना के तहत 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर में चलित रसोई केंद्र शुरू कर दिया गया है। इसमें जरूरतमंदों को 5 रुपए में गुणवत्ता का भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं शुक्रवार को भोपाल महापौर मालती राय ने परिहार चौराहे पर चलित दीनदयाल रसोई की औचक निरीक्षण किया और भोजन की खराब क्वालिटी को संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार भी लगाई है और तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इधर ग्वालियर के मशहूर व्यापार मेले को अब शुरू होने में महज 12 दिन बाकी है, लेकिन जमीनी स्तर पर मेले की तैयारियां आधी अधूरी ही नजर आ रही हैं। बात मेंटेनेंस निर्माण की हो या फिर टैक्स छूट और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की, मेला प्राधिकरण की तैयारी हर मामले में पिछड़ी हुई नजर आ रही है। प्राधिकरण ने रोड टैक्स में छूट की दिशा में भी शासन स्तर पर पहल नहीं की है, जिसके तहत ऑटोमोबाइल सेक्टर में सिर्फ 7 आवेदन जमा हुए हैं। वहीं मेला परिसर में अब तक 518 दुकानदारों को 1021 दुकानें आवंटित की जा रही हैं, जबकि पिछले वर्ष 1165 व्यापारियों को 2479 दुकानें दी गई थी। मेंटेनेंस और निर्माण का काम भी कछुआ चाल चल रहा है। आयोजन हर वर्ष होता है। आज से 3 महीने पहले करीब तत्कालीन माननीय मंत्री जी और मध्य प्रदेश शासन के सचिव के द्वारा एक बैठक करी गई थी। उसी में यह निर्णय ले लिया गया था कि 25 दिसंबर से लेकर 25 फरवरी तक हम ग्वालियर मेले का आयोजन करेंगे। सभी टेंडर्स इत्यादि कर लिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेके साफ सफाई, पानी, शौचालय और जो पार्किंग, ट्रैफिक अरेंजमेंट, ये सब को लेके हमारी बात हो गई है। सभी पुलिस अधीक्षक, कलेक्टर, कमिश्नर नगर निगम और जो बिजली विभाग है, अन्य सभी विभाग से बात हो गई है। तो भोपाल से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आनंद भट्ट बने डिप्टी सीएम के निजी सचिव और डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के बने हैं निजी सचिव। 2018 विधानसभा चुनाव से पहले भी थे निजी सचिव। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के भी रह चुके हैं निजी सचिव। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यहाँ पर डिप्टी सीएम के निजी सचिव बने हैं आनंद भट्ट, और आपको बता दें कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के निजी सचिव बने हैं। और इसके अलावा ये भी बता दें कि 2018 में भी विधानसभा चुनाव से पहले निजी सचिव रह चुके हैं और साथ ही पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के भी रह चुके हैं निजी सचिव। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद लौटेंगे।